सभी को प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है देववाणी विलासः। मध्यम श्रेणी की कक्षा है, भाषा सीखते हैं हम इसमें संस्कृत भाषा। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारी विभक्तियों को एक साथ। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब मैं विभक्तियां पढ़ा रही थी कि इन सब के पूर्ण होने के बाद आप लोगों को मैं पूरा एक साथ बताऊंगी कि कारकेतर स्थान कहाँ कहाँ है। तो जब विभक्ति समझा रही थी, उसका इंट्रोडक्शन कर रही थी, एक एक विभक्ति को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तब मैं आप लोगों के लिए केवल कारक वाली विभक्ति का परिचय दे रही थी। और मैंने आपसे बोला था कि जो कारक से नहीं है वो सब एक साथ में आपको, जो इतर प्रयोग स्थान है वो सब एक साथ में आपको समझाऊंगी। आज वही दिन है जब मैं पूरी विभक्तियां समझा रही हूँ। प्रयास करते हैं, करें तो जहां तक हो सके वहां तक कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होता है, एक छोटा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विभक्ति कारक को द्योतित करती है, यानी कारक एक कॉन्सेप्ट होता है और विभक्ति उसको दिखाती है, जताती है। कारक खुद को नहीं दिखा सकता। जिस प्रकार हम मन में कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो उसको व्यक्तिकरण किससे करते हैं, भाषा से करते हैं। जैसे मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं तेलुगु प्रदेश में खड़ी हूँ, तेलुगु प्रदेश में हूँ, तो मैं पूछती हूँ नील कावाली, मुझे पानी चाहिए। अगर मैं हिंदी प्रदेश में हूँ तो बोलूंगी मुझे पानी चाहिए। अगर इंग्लिश वालों के बीच में रहूंगी तो बोलूंगी गिव मी वाटर। ठीक है, आई नीड वाटर। ऐसे उससे, और संस्कृत वालों के बीच में रहूंगी तो जलम देही, है ना, जलम आवश्यकम। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जलम आवश्यकम, जलम देही, पानी, पानी दे दो, पानी चाहिए, गिव मी सम वाटर, आई नीड वाटर। ये जो भी एक्सप्रेशंस हमने अभी अभी सुने वो सब किस चीज के लिए है, पानी के लिए ही है। और प्यास लगी है, भावना क्या है, प्यास लगना, और शब्द क्या है, पानी चाहिए, ये शब्द है। उसी प्रकार कारक एक कॉन्सेप्ट होता है, एक भावना होती है, उसको दिखाने के लिए विभक्ति होती है। ठीक है, विभक्ति उसका व्यक्तिकरण करता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियरली बता के फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कितनी विभक्तियां होती है, होती है 7। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधना। अरे यहाँ तो 8 है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो संबोधना विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत है, वो अलग विभक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या पूरी तरह प्रथमा की तरह है तो फिर अलग से नाम क्यों लिखा है। तो उसका प्रथमा विभक्ति के जो 3 वचन है, संबोधना विभक्ति के भी 3 वचन है, उसमें से प्रथमा का एक वचन, संबोधना का एक वचन डिफरेंट होता है। बस बाकी संबोधना के द्विवचन बहुवचन प्रथमा के द्विवचन बहुवचन के ही समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अलग से कारक है भी, अलग से कारक नहीं भी। ठीक है, तो एक उसका रूप, एक वचन वाला रूप उसका अलग होने के कारण उसके लिए हमें अलग से बताना पड़ रहा है, बस इतना ही। तो 7.5 ही तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, 7 और आधा, ठीक है, 7.5,
बहुत अच्छी संख्या है, तो विल टेक इट। तो उसको हम बोलेंगे 7 और 1, 7 और आधी तो नहीं बोलेंगे, तो 7 और 1 बोलेंगे, ठीक है। 7+1 विभक्ति। ओके, तो ये विभक्तियां क्या करती हैं, तो इनका एक रोल रहता है। एवरीथिंग इन द ग्रामर हैज गॉट अ रोल टू प्ले। तो विभक्तियों की भी अपना एक रोल होता है उनका। हिंदी में हमने जाना था, इनके अर्थ होते हैं ने, को, से के लिए, ठीक है, से, फिर के द्वारा, के लिए, से, काकी के, में, पर, ठीक है। ये होते हैं विभक्तियां, विभक्तियों के प्रत्यय हिंदी में, ठीक है। हिंदी के हिसाब से वो जो शब्दांश, शब्दांश जो हम लोग नाम पद के अंत में लगाते हैं, यहाँ पर सब नाम पदों की बात हो रही है, ना कि क्रियापदों की, ठीक है। तो नाम पद का जो मूल होता है, वो मूल के साथ ये विभक्ति प्रत्यय लगता है ना। ये सब हमने पढ़ा था। तो उस मूल का नाम क्या है, कोई अनम्यूट करके मुझे बताइए कि नाम पद के मूल को क्या बोलते हैं। प्रातिपदिक। प्रातिपदिकम, ठीक है, प्रातिपदिकम बोलते हैं। तो प्रातिपदिक आप संस्कृत में ही बताएंगी, टर्म्स का जब नाम लेंगे ना तो पूरा हिंदी का नहीं, इफेक्ट नहीं, ठीक है, पूरा संस्कृत का बताएंगे। एक वचन विवचन तो हम बोलते हैं, लेकिन एक वचनम विवचनम बोलने का प्रयास करेंगे मैं भी, ठीक है। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीय ये सब नंबर्स है, नाम नहीं है, पर विभक्तियों के अलग से कोई नाम नहीं होते, उनके नंबर्स से ही हम लोग पहचानते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कारकों को, उन कारकों के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 कारक रिलेशंस है। कारक क्या होता है, ये प्रश्न का समाधान के बारे में क्रिया से जुड़ा हुआ कुछ, ठीक है, जो क्रिया को निष्पन्न करता है, जो क्रिया को जनित करता है, जिससे क्रिया होती है, ठीक है। जैसे पचति, ठीक है, खाना बनाने की क्रिया वैयाकरणों को बहुत पसंद है, हर जगह पचती क्रिया के ही बहुत सारे उदाहरण देते हैं। स्पेशली कारकों को तो छोड़ते ही नहीं है, खाना पकाने से रिलेटेड ही बताते हैं, ठीक है। तो पचती, कहा पचती, फिर पूरा एक लाइन लग जाती है, खाना बना रहा है, कौन बना रहा है, ठीक है, कहाँ बना रहा है, किसे बना रहा है, किसके द्वारा बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रश्न मन में उठेंगे। तो हम बोलेंगे पाचकः पचति, खाना बनाने वाला बना रहा है, कर्ता हो गया वो, ठीक है। और चावल को बना रहा है, चावल बना रहा है, तो को नहीं बोलते हिंदी में, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कुछ स्थानों पर विभक्ति का नहीं होना भी, यानी उसको विभक्ति प्रत्यय को मुंह से नहीं बोलते, पर वहां पर वो समझ में आ जाता है। जैसे चावल बनाओ, तो हिंदी वाले सब समझ जाते हैं चावल को बनाओ। राम को मैं बोलूं राम बुलाओ, तो आप बोलेंगे अरे को कहाँ है, को कहाँ खा लिया तुमने, है ना, राम को बुलाओ। तो वैसे ही चावल को बनाओ वो भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं, चावल बनाओ बोलते हैं। मठा पियो, मठा को पियो क्यों नहीं बोलते, है ना। इसी कारण से क्या होता है, इसका प्रभाव संस्कृत पर भी पड़ता है। हमारी भाषा में जो भी त्रुटियां हम करते हैं, या जो भी क्लैरिटी अस्पष्टता हमको है, क्लैरिटी की प्रॉब्लम हमको है, वो जगह अन्य भाषा में भी हम वही करते। मैंने देखा है 90% समस्याएं जो होती हैं अनुवाद करने पर, मुझे लोग भेजते हैं लेख, उसमें मैं कर्म का ही देखती हूँ। और उसका कारण यही है कि ना ही तेलुगु भाषा में द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय लगाया जा रहा है, ना हिंदी भाषा में। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको तो चावल बनाओ, तो वो लोग तंडुलः पचति यही लिखते हैं, तंडुलः पचति ही लिखते हैं। रामः कृष्णः आह्वयति, रामः कृष्णम आह्वयति, है ना। अगर मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे कृष्णम है ना दीदी, है ना, कृष्णम है, आपको पता है, क्योंकि राम ने कृष्ण को बुलाया, रामः कृष्णम आह्वयति, राम कृष्ण को बुला रहा है, ठीक है, राम कृष्ण को। तो वहां पर को है, तो आप लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, पर चावल बनाओ में चावल में को नहीं है, तो आप नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये जो विभक्ति और कारक का एरिया है, ये भाषा में बहुत ही इल्यूसिव एरिया है,
यानी कि कई सारी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का वर्किंग और संस्कृत भाषा का वर्किंग विभक्तियों के विषय में बहुत अंतर रहता है उसमें। जैसे हिंदी में हम लोग वहां पर पंचमी लगाते होंगे और संस्कृत में आके हम लोग वहां तृतीया लगाते होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अभी एक प्रश्न आया था तृतीया और पंचमी में क्या अंतर है, तो तृतीया पंचमी में दोनों में से है, तो कैसे आप अंतर करेंगे। तो संस्कृत में तो वो समस्या नहीं है, संस्कृत में दूसरे ही प्रत्यय हैं। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, संस्कृत को संस्कृत के स्तर पर समझें। और जैसे, लेकिन हाँ, विभक्ति कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, इसलिए भी बता देती हूँ। के द्वारा यानी करणम, इसीलिए कारक से जोड़कर विभक्ति को देखना पड़ता है। करणम यानी जिसके द्वारा हम कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य को साधित करने में वो उपकरण बन रहा है। उपकरण तो शब्द हम लोग समझते हैं, परिकरण, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, उसी को इंस्ट्रूमेंटल केस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखना हुआ तो हम कलम से लिखते हैं, तो कलम के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो घर से निकला कोई, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं या गांव जा रहे हैं या टहलने जा रहे हैं, तो घर से निकल कर जा रहे हैं, तो घर के द्वारा जा रहे हैं क्या, बोलिए, घर के द्वारा जा रहे हैं क्या, नहीं, घर से यानी उसका there is a विभाग, so you started from the house, the starting point is the house, कहीं बाहर गए तो यहाँ से निकल कर गए, तो वो जो से है वो विभाग वाला से है। ठीक है, और ये जो के द्वारा है उसमें इट इज हेल्पिंग टू राइट, तो आप पेन के बिना नहीं लिख सकते, आंख के बिना नहीं देख सकते, आंख से देखते हैं या आंख के द्वारा देखते हैं। तो देखिए यही वाला कंफ्यूजन जो हिंदी भाषा में है वो आपको गया संस्कृत के ऊपर। आप हिंदी बड़ी बड़ी सरलता से आप बोल लेते हैं, आंख से देखा, कलम से लिखा, घर से निकला, सभी में से, आपको कोई समस्या नहीं होती समझने में। हम भी बोल सकते हैं वहां भी से यहाँ भी से, आपको तृतीया और पंचमी में अंतर नहीं है, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जब आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा, पहले भी सोचा था कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका एक बार पूरा बता देंगे तो कहाँ कहाँ अंतर है। हिंदी भाषा के ऊपर हम काम नहीं कर सकते और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा को अपनी जगह छोड़ दीजिए, हिंदी भाषा से संस्कृत को समझने के लिए जितना अंश चाहिए उतना हम बाहर निकाल के यूज करेंगे, बाकी अपनी जगह पे रख देंगे। हमको हिंदी भाषा से केवल विभक्ति प्रत्यय अभी के लिए चाहिए, हम ले लेंगे, पर विभक्तियों का एप्लीकेशन जो है वो संस्कृत भाषा के अनुसार करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हिंदी पर संस्कृत को नहीं ला देंगे और उतनी ही दायित्व से, ठीक है, उतनी ही क्लैरिटी से, स्पष्टता से, कॉन्शियसली हिंदी का भी प्रभाव संस्कृत पर नहीं पड़ने देंगे, संस्कृत का भी प्रभाव हिंदी पर नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, तो ये कारक से रिलेटेड जब विभक्ति को समझते हैं तो कई सारे इसमें एडवांटेजेस हैं। पर क्या विभक्ति केवल कारक से संबंधित होती है, नहीं, वो कारकेतर भी होती है। यहाँ पर आप सबको एक और बात बतानी है, मैंने जो ये विभाजन किया है कारक और कारकेतर विभक्ति, एक्चुअली शास्त्र बताता है उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति। उपपद यानी जो कारक वाला नहीं है उसको उपपद बोलते हैं। उपपद यानी एक पद को देखकर आया हुआ विभक्ति, यानी जो सहार्थक है वो उपपद विभक्ति। सह और उसके अर्थक अगर वाक्य में है, ठीक है, तो जिसके सह है उसको तृतीया आती है, ये सूत्र है। ठीक है, तो वो जो है वो नॉन कारक है, क्योंकि उसका कैसे पता चला हमको ये नॉन कारक है, क्योंकि वो क्रिया से रिलेट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था, लक्ष्मणेन गच्छति, राम रथेन गच्छति, रामः रथेन गच्छति, रामः लक्ष्मणेन गच्छति। जो गच्छति क्रिया से रिलेट हुआ वो है रथेना। रथ क्या हुआ, जाने में उपकरण हुआ, वो जाने के लिए, वन को जाने के लिए, राम जी के लिए वो एक उपकरण बनाया ना, उसमें बैठकर वो गए, उसको उपयोग किया उन्होंने। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बना जाने के लिए, तो वो हो गया रथेन गच्छति।
इसीलिए वो करण कारक है। करण कारक में तृतीया विभक्ति हुई है, ठीक है। तो वो रथेना, उसमें जो एना देख रहे हैं वो तृतीया विभक्ति है। जो रथा है वो क्या है, मूल है, ठीक है, नाम पद का मूल है। और उस वाक्य में रामः रथेन वनं गच्छति वाले वाक्य में रथा पर करण कारक है। एग्जैक्टली दिस इज द वे वी स्पीक। हम इसी तरह बोलते हैं, जैसे रथ को करण हुआ ये नहीं बोलते, रथ पर करण है ये नहीं बोलते, रथ ही करण है, ठीक है। इस वाक्य में रथ करण है, तो रथ करण है पर उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि करणत्व द्योतक, रथ में अभी कुछ आया नहीं है। हमको कैसे पता चला? रामः रथेन वनं गच्छति में रथ करण है, इसके ये बात हमें कैसे पता चली? एना से पता चली। हाँ बोलिए बोलिए। सही बोला, रथेन रूप से पता चला। रूप से, रूप प्रत्यय, ठीक है, वो रूप से पता चला। एना, रथा में एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? एना जुड़ा है, तो वो एना सुनकर हमको पता चला कि ये करण कारक है, तो रथा इज द करणम। तो ठीक है, तो वो करण को द्योतित करने के लिए हमने एना लगाया, ठीक है। तो ये जो इसमें, और फिर लक्ष्मणेना, लक्ष्मणेना गच्छति में भी तृतीया है, पर क्या वहां पर करणत्व है? नहीं, वहां पर करणत्व नहीं है, वहां पर सहार्थक है। लक्ष्मण के साथ गए, रथ के द्वारा गए, लक्ष्मण के साथ गए, ठीक है। तो लक्ष्मण के साथ में करणत्व नहीं है, और क्योंकि वो क्रिया से भी संबंध नहीं है। के साथ जाना जाने को निष्पन्न नहीं करता, में जाना जाने को निष्पन्न करता है। के द्वारा जाना, रथ के द्वारा, हिंदी में रथ में बोलते, देखिए यहीं पर डिस्पैरिटी आ गई। यदि आप हिंदी में सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है कि करण को तृतीया होती है, तो आप क्या करेंगे? रथे गच्छति आप लिखेंगे। जब आप हिंदी से सोचेंगे, आपको जब हमेशा ऐसा तो नहीं रहता कि संस्कृत से ही हिंदी कर रहे हैं, कभी न कभी आप हिंदी से भी संस्कृत करते हैं। जब आप एक छोटा वाक्य बनाने को आपको मिलेगा, रथ में राम जी गए, या आपको लिखना चाहते हैं, आप लोग आपको लिखना है, तो you won't be able to write रथेना unless you know that रथा should be करना। एक वाक्य में गमनार्थक क्रिया के साथ जो यान होता है उसको तृतीया होती है। ये तृतीया विभक्ति के साथ ही होना चाहिए। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी, आप तब तक उसमें तृतीया नहीं करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे? सप्तमी करेंगे, रथे गच्छति करेंगे। तो अभी बताइए कि आपको ये सब जानना आवश्यक है कि नहीं है ना? मानेंगे कि आपको ये सब आवश्यक है? मैं आपको अधिक तो नहीं पढ़ा रही हूँ कि देखिए, मैं आपको केवल ये विभक्ति, देखिए प्रत्यय बता दिया सारे कि क्या क्या जोड़ना है, बस हो गया, मेरा काम खत्म। अब आप बैठ के कर लो अपना, है ना। प्रत्यय बता दिया, विभक्तियां बता दी, हो गया। होता है क्या खत्म? जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगी, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं दावा नहीं करती हूँ मैं पूरा बता सकती हूँ, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कब सब इतना आप जुड़ नहीं पाएंगे। आपके लिए जितना आवश्यक है उतने अंश मैंने उसमें से पिक किया, और मैंने एक जगह रखकर आपको केवल ये दिखाने का प्रयास करने जा रही हूँ कि विभक्ति के एप्लीकेबल एरियाज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। एंड कारक से रिलेटेड पहले बता चुकी, अब नॉन कारक बता रही हूँ। तो ये उपपदा विभक्ति वाला जो है वो शब्द शास्त्र में यूज किया, मैं उपपदा यूज नहीं कर रही हूँ, मैं कारक और कारकेतर यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। कारकेतर करके मैंने शब्द इसीलिए प्रयोग किया ताकि इसमें जो केवल पद को देखकर जो विभक्ति आती है उसके अलावा भी कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो सारा विभक्ति का आइडिया जो कारक से रिलेटेड नहीं है, नॉन कारक का है, वो सब भी इसमें कवर हो जाए, इसलिए कारक और कारकेतर शब्द का हमने प्रयोग किया है। तो हम अभी जानने जा रहे हैं कि ये जो विभक्तियां हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है कारकेतर संदर्भों में, ठीक है। तो ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला
प्रथमा विभक्ति पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये कर्ता को दिखाता है, ठीक है, कर्ता का द्योतक है, कर्ता को रिप्रेजेंट करता है वाक्य में, ठीक है। रामः वनं गच्छति में गच्छति जो है उसको पूछेंगे कौन, तो समाधान में आएगा कर्ता। कौन जा रहा है, राम जा रहे हैं, ठीक है, तो राम इज द कर्ता, ठीक है। तो वो उसको रामः करके जो अह आया है वही उसमें प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। तो ये कर्ता से रिलेटेड। अब क्या फिर प्रथमा में नॉन कारक रिलेशंस है, तो देयर आर 0 नॉन कारक रिलेशंस इन प्रथमा। प्रथमा में कोई भी नॉन कारक नहीं है। बस एक ये है, वो एक वाक्य में उद्देश्य विधेय भाव रहता है ना, उद्देश्य विधेय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं ना, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट बचपन में पढ़ा था। द सन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उद्देश्य है, राइजेस इन द ईस्ट इज द प्रेडिकेट, ठीक है। तो वो बाकी सब जो विधेय है, तो सन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। तो वो बताने के लिए सूर्यः उदेति, तो सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशा में उसको उनका उदय हुआ, तो सूर्यः जो है उद्देश्य है, पूर्व दिशायाम उदेति विधेय है। तो वैसे में वाक्य में जो उद्देश्य वाला भाग होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, ठीक है। और एक अभिधेय ज्ञानार्थम भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। प्रायः इसको हम बोल सकते हैं कारकेतर। इट कैन बी कारक एंड कारकेतर आल्सो, जैसे कोई बस नाम मात्र के लिए बताना है, अयम रामः, अयम कृष्णः, इदम पुस्तकम, अयम गोपालः। इस प्रकार हम जब बोलते हैं, ठीक है, तो अयम गोपालः अस्ति, तो जो अस्ति है वो वहां पर हम लोग समझ गए हैं। We did not mention it like in हिंदी, हिंदी में मैंडेटरी है, वह राम है, यह राम है, तो जो है के बिना हम बोल ही नहीं सकते एक भी वाक्य को। तो इसी प्रैक्टिस को हिंदी वाले सब क्या करते हैं, यू नो, वो संस्कृत में भी अस्ति 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 लगाना शुरू करते, जबकि संस्कृत में उसकी आवश्यकता नहीं। आप महाभारत खोल के देखिए, थोड़ा सा पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, चलिए उसमें कितने अस्ति है गिनकर बताइए, और भगवत गीता का उसी पार्ट का अनुवाद खोलिए हिंदी में, और उसमें कितने हैं वो गिनिए। इसमें जितने हैं उसमें उतने अस्ति है कि नहीं। मेरे पास अन्वय की भगवत गीता है, हमारी कामिनी भगिनी ने उसका पूरा अन्वय का पूरा क्लीन किया था, अन्वय हम तो मिल गया था, तो शी क्लीन्ड ऑल द टेक्स्ट एंड पोस्टेड इन द ग्रुप्स, ठीक है। तो उसमें मैं आपको टेक्स्ट देती हूँ, उसमें कितने अस्ति हैं आप मुझे दिखाइए, ठीक है। आप हिंदी भाषा का पूरा क्यों आके संस्कृत पर थोपते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उस जो आदत है उससे हमारे विद्यार्थी बच जाएंगे। Our students will not are not going to do this. अस्ति 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 से बाहर आ जाइए आप लोग, अस्ति बंधन मत कीजिए, ठीक है। संस्कृत को अस्ति में मत बांधिए, ये आपसे विशेष निवेदन है, क्योंकि संस्कृत अस्ति से बद्ध नहीं है। संस्कृत इज लाइक फ्री, आप फ्रीली उसको सेंटेंस को बोल सकते हैं बिना अस्ति के भी। अयम रामः, खत्म, ठीक है। स अयोध्यायाः राजा, खत्म, अयोध्यायाः राजा अस्ति। मम नाम उषा अस्ति, अरे मम नाम उषा, खत्म, अस्ति की आवश्यकता है, मेरा नाम उषा है। मैं बोलूँ मेरा नाम उषा बोलूंगी तो आप लोग को लगेगा कुछ तो अधूरा है। यस, इन हिंदी आई हैव टू रिस्पेक्ट, मेरा नाम उषा है, मैं पूरा बोलूंगी हिंदी में। उसी प्रकार संस्कृत के नियम से आपको बोलना ही पड़ेगा। इतना सीरियसली इसलिए बोल रही हूँ इस वाक्य को, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियलिटी है, वो जो कृत्रिमता है, वो हमसे सहन नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए बता रही हूँ, ओके। तो अभिधेय ज्ञानार्थम जो सामान्य रूप से केवल ये है ऐसा बताने के लिए होता है, वी कैन टेक इट एज सम काइंड ऑफ नॉन कारक, कंप्लीटली नॉन कारक का नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अप्रयुज्यमानोपि अस्ति 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 भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोपि अस्ति, वो प्रयोग नहीं हुआ तो भी अस्ति है, तो इसलिए अभिधेय ज्ञानार्थम वो भी कारक टाइप का ही है प्रथमा विभक्ति के संदर्भ में, ठीक है। उदाहरण रामः वनं गच्छति, इसमें जो रामः है वो प्रथमा विभक्ति है, वो कर्ता है, वो वाक्य में उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संबोधना पर। संबोधना होता क्या है, जैसे कोई उस तरफ है, मुड़ा हुआ है, ऐसे देखा है, तो बोले भगिनी, आपने बोला अरे ऐसे देखा, हाँ बोलिए, तो ये होता है अभिमुखीकरण।
अभी आप लोग है म्यूट पर है, बोलेंगे भैया आप कुछ बोलिए, आपका नाम लिया और मैं बुलाई, से गोपाल भैया कुछ बोलिए, तो हम भैया आप कुछ बोलिए, तो आपको मैं आपके नाम से बुला रही हूँ भैया, तो वो अभिमुखीकरण। आप बोलेंगे हाँ बहन बोलिए, हाँ दीदी बोलिए, और हाँ माता जी बोलिए, जो भी है व्हाटएवर, तो दैट इज अभिमुखीकरण करना, ठीक है वो। हाँ गोपाल बोलो कुछ दीदी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम दीदी जी। हाँ, ये जो समस्या ये आज मेरे साथ हुआ है, आज मैं वो आर्मी स्कूल में एक बुक लगी है 7th क्लास में, उससे एक पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो उसमें मैंने एक प्रश्न किया था, तो वो प्रश्न था कि मगध देशे किम नाम स रहा। तो एक बच्चे ने, बाकी सब बच्चों ने लिखा था कि कुलोत्पल नाम स रहा अस्ति। तो एक बच्चे ने बोला सर मैंने अस्ति नहीं लिखा, तो क्या गलत हो जाएगा? मैंने कहा गलत नहीं होगा, ये ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अस्ति है नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ ऐसे हम बच्चों को सिखाएंगे तो ही तो समझेंगे ना। गुड, नाइस थिंग डन, अच्छा किया। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। मैं संस्कृत सीखने की पुस्तकों तक में देखी हूँ, अस्ति 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 अस्ति, अब्बा 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 अब्बा, इतना गुस्सा आता है, वो सब अस्ति को हटा दो, पूरा कुछ कर दो कि वो डिसअपियर हो जाए, इतना मुझे अस्थिर हो जाती हूँ मैं। ओके गुड। तो ये संबोधन पढ़ रहे हैं, तो अभिमुखीकरण ये होता है, ठीक है। तो जो उस तरफ है उसको बुलाने के लिए ये शास्त्रीय रूप से दिया हुआ निर्वचन है, और इसके लिए जो शब्द यूज होते हैं हे वो आई रे, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति का जो रूप है किसी भी शब्द का, उसमें परिवर्तन होता है। एक्चुअली ये शब्द जो जोड़ते हैं, लेकिन संबोधनत्व इनसे नहीं जुड़ा है, ठीक है। संबोधनत्व इन शब्दों से ही नहीं जुड़ा है। एक्चुअली मैंने बोला हे गोपाला, तो गोपाला बुलाई ना, गोपालः सही, जो प्रथमा विभक्ति का रूप है गोपालः गच्छति, गोपालः पठति, ठीक है। तो इसको बुला रहे, गोपालः नहीं बुलाऊंगी, गोपाला बुलाऊंगी, है ना। रामा ऐसा, हे राम माम पालय, रामो राजमणि श्लोक को भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेको से के लिए सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। विभक्तियों को पढ़ते समय आप लोगों को कभी कोई परेशानी ना हो, नेको से के द्वारा, ठीक है। से के द्वारा साथ में पढ़ेंगे, से के बाद के द्वारा को नहीं भूलेंगे, पूरा नेको से के द्वारा के लिए एवरीथिंग यू शुड बी नोइंग विदाउट सीइंग, ठीक है। अपने दिमाग में छाप लीजिए उसको, और ये भी ठीक है। तो राम राजमणि पद्य भी आप याद कर लीजिए, उसमें आता है हे राम माम पालय या वो राम माम पालय। तो वो और हे से रिलेटेड नहीं है संबोधन। आप हे और वो बोले और आगे कुछ नहीं बोले, हे बोले तो क्या कौन सुनेगा? हे किसको बोले? 10 लोग मुड़ेंगे, क्या है किसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट प्रॉपर। तो वहां पर कोई एक ही व्यक्ति है, हे बोले तो वो लोग सुनेंगे। जैसे हे शारदे माँ करके एक गीत है, और जय जय हे भगवती सुरभारती उसमें भी है। फिर भो हो, हाँ भो आई भो करके बोलते रहते हैं अपने संस्कृत भारती वाले, और सभी संस्कृत वाले बोलते हैं आई भो दोनों बोलने की आवश्यकता है, या तो आई बोलो या तो भो बोलो, एक भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। भो हो, ठीक है। आई कुंठा विषहारिणी उसमें आता है। फिर रे रे जातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम, उस पद्य में रे रे करके आता है। तो ये सब संबोधन एक्चुअली क्या बोले, रे रे चातक, ठीक है। चातक है ना प्रथमा विभक्ति, तो रे रे चातक बस रोक दिया, ठीक है। तो और आप जब भजन गाएंगे, जैसा संस्कृत बेस्ड भजन रहते हैं ना, उसमें जैसे एक भजन मुझे याद है, राम राम सीता राम रामचंद्र पाहि माम, तो पाहि माम बोला, पाहि माम मुझे रक्षा कीजिए, तो राम राम सीता राम। फिर वो एक आता है गोविंद दामोदरा माधवेति, उसमें सब संबोधन ही है, गोविंदा दामोदरा माधवा इति, वो बहुत सुंदर है, वो भी भजन आप पढ़िएगा कभी, बहुत सुंदर श्लोक है, और इसका अरेंजमेंट वो सब भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। संबोधन सीखने के लिए आप लोग भजन सुन सकते हैं, भजन में संस्कृत बेस्ड भजन, बहुत ही जो प्राचीन भजन है वो सब, उसमें सब नाम ही रहते हैं, ठीक है। तो हरे मुरारे परेश, ये इसमें आता है मुरारे बोलते हैं ना, मुरारे, मुरारी का मुरारे, फिर गुरु का गुरो, है ना। तो ये संबोधन है, संबोधना इज देयर, नॉट इन हे वो आई रे, बट दे आर जस्ट एडिंग, वो केवल एडिशन करते हैं,
ठीक है, ये बात बहुत ही मुख्य है, क्योंकि कई बार जैसे संस्कृत संधि इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज है और फिर बहुत उसमें संधि का बहुत ये प्रभाव रहता है, इसलिए जब हम खोल रहे होते हैं तो सडनली हम लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ पर कौन सा संबोधन है, कहाँ पर कौन सा विभक्ति है, स्पेशली क्योंकि वो प्रथमा के जैसा ही रहता है, एक वचन को छोड़कर द्विवचन बहुवचन ऐसा ही रहता है। बालाह आगच्छता ऐसा ही बोलेंगे, तो हे बालाह नहीं भी बोला तो बालाह वहां पर संबोधन है, हमें समझना पड़ेगा। बालाह आगच्छन्ति और बालाह आगच्छता में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कहे तो बालाह आगच्छता में बालाह संबोधन है, इसीलिए मध्यम पुरुष बहुवचन है। और कुछ लोग बहुत ही अधिक भवत शब्द का प्रयोग कर करके लोग बालाह आगच्छन्तु मध्यम पुरुष के लिए भी लोट ही लोट के लिए मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष ही बोलते हैं। आगच्छन्तु सर्वे, तो जैसे मध्यम पुरुष है ही नहीं, उसको खा डाला मध्यम पुरुष को, दिखाना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। और ऐसा बोलते जो मध्यम पुरुष प्रयोग करते हैं उनको तो विलन जैसे देखते हैं, अरे ये क्यों मध्यम पुरुष बोल रहा है, ये हम पर ना जुलुम कर रहा है, ये ना अपना ज्ञान दिखा रहा है। अरे क्या है ये, कैसी धारणाएं बन रही है लोगों में, सीखिए ना। है तो मध्यम पुरुष है, आप कैसे समझेंगे, आप मध्यम पुरुष छोड़ देंगे तो आप समझेंगे कैसे। जैसे रामायण को कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ, उसमें हे मुने स्वागतम ते आगच्छा उपविशा यही बोलते हैं, इसी प्रकार की भाषा होती है। मुनि को भी हे मुने, ओ मुनि आओ बैठो, यही बोलते हैं। तो अब आओ बैठो को निकाल देंगे, आइए और अब वह आता, जैसे वह आता है, हाँ आता है बैठता है, तो क्या वही यूज करेंगे, वह बैठे वह करे, आप आए आप बैठे, तो हर चीज के लिए आए बैठे। अपने मित्र से भी यही बोलेंगे क्या, बच्चे को भी यही बोले, अपने बच्चे रहते छोटे छोटे बच्चे, उनको भी आप आए आप बैठे। अच्छा लगता है क्या सुनना। There should be a limitation for the extension, इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि एक खत्म ही हो जाए। तो मध्यम पुरुष में होता तो बालाह आगच्छन्ति बच्चे आ रहे हैं, बालाह आगच्छता बच्चे इधर आओ 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 सब लोग, ये तो दिस डिफरेंस यू शुड बी कीपिंग इन माइंड। चलिए ये हो गया संबोधन का। तो प्रथमा विभक्ति और संबोधना विभक्ति में कारकेतर एरिया ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति पर आते हैं, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति जो होता है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और हमने कर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, कर्म का कॉन्सेप्ट भी हमको पता है, कर्म में कैसे प्रत्ययों को यूज करना है वो भी हमको पता है, अद्वितीय विभक्ति में कैसे प्रत्यय यूज करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार अब वो सब हमने ये कर लिया, उसी प्रकार कारकेतर भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उतनी ही क्लैरिटी से, ठीक है। तो समया निकषा धिक प्रति अनु अंतरा अंतरेण यावत अभितः परितः सर्वतः उभयतः, इन सारे शब्दों के योग में द्वितीय, योग में यानी वो शब्द को देखते से ही द्वितीय आ जाती है, ठीक है। इनके संदर्भ में जिनका एसोसिएटेड वर्ड रहता है ना, जैसे समया निकषा समीपार्थक है, ठीक है। तो किसके समीप, कोई नगर है, ग्राम है, या फिर समुद्र है, नदी है, कुछ तो है, ठीक है। तो उसके साथ निकषा शब्द का प्रयोग होने वाला है, ओके। तो आप लोगों को जैसे प्रयोग करना है तो आप लोग समया शब्द का, निकषा शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, और इस ज्ञान के साथ आपको वो नहीं मिला तो आप करेंगे ग्रामस्य निकषा, करेंगे ग्राम के समीप में। अरे निकषा शब्द तो समीपार्थक ही है ना, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ग्राम के समीप में बोलते ना, तो चलिए ग्रामस्य निकषा बोलेंगे, यही होने वाला है। जब आपको ये रूल पता नहीं होगा कि इस शब्द के साथ द्वितीय ही लगनी है ना, इसलिए रूल्स जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो ग्रामम निकषा, ग्राम के समीप में, ठीक है। ग्रामम समया, ग्राम के पास में, ठीक है। ग्रामम निकषा, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में रखा ग्रामस्य समीपे, षष्ठी वहां पर होना था पर द्वितीय हो गया, यही ईडियम है। अब किसने किया ये सब, ग्राम के समीप में, ग्रामस्य समीपे तो बहुत आसान है, उसी तरह ग्रामस्य निकषा रखते ना। चलिए बदल देते हैं पूरा, हमारे हाथ में है कि इसको बदलना,
क्यों ना हिंदी को ग्राम को समीप में क्यों ना करें? ग्राम के समीप में क्यों, ग्राम को समीप में करते हैं। चलो चेंज करते हैं, आपसे सब ऐसे बोलेंगे, ग्राम को समीप में बोलेंगे। बोले क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कितना आर्टिफिशियल लगता है सुनने से ही। तो ये किसके हाथ में है? किसने किया भाषा? हमने किया, तुमने किया? नहीं, आपने नहीं किया, हमने नहीं किया। किसने किया भाषा? भाषा भट्टारिका है। भाषा देवी है, जननी है, शक्ति है, वाक देवी है। वेद ने वाक को सूक्तों में प्रशंसा की है उनकी, ठीक है, उनकी स्तुतियां गाई है। वो देवी है, उनके हाथ में है कि यह द्वितीय होगा कि षष्ठी होगा। शी डिसाइडेड लेट इट बी द्वितीय। वो प्रवाह में आ गया, पता नहीं कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, वी डोंट नो। संस्कृत ऐसी भाषा है, बस भाषा को सीखते समय उसका ईडीएम भी सीख लीजिए। ये बहुत परम ईडीएम रिलेटेड है। ईडीएम ईडीएम ईडीएम, उस शब्द को भूलिएगा नहीं। ईडीएम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो अनट्रांसलेटेबल, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इनट्रांसलेटेबल, यू कैन नॉट ट्रांसलेट ईडीएम। तो ग्रामम निकषा, ग्राम को निकषा, ग्राम को समीप में, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समीप शब्द के साथ आप षष्ठी बोलिए जो हिंदी के समान है, पर ग्रामम निकषा, ठीक है। और हाँ, समान अभी मैंने बोला ना, तो समान के साथ तृतीया आती है संस्कृत में। हाँ, तेन सदृशः बोलते, तस्य सदृशः नहीं बोलते, तेन सदृशः बोलते, है ना। रामेण सदृशः बोलते, रामस्य सदृशः नहीं बोलते, है ना। तो इस प्रकार का सब सीखना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए पढ़ा रही हूँ। ग्रामम निकषा। फिर पृथ्वी सर्वतः जीवा, सर्वतः जो सर्वतः शब्द है उसके साथ भी द्वितीया होती है, ठीक है। पृथ्वीम, तो इसलिए पृथ्वीम सर्वतः जीवा, पृथ्वी पर सर्वत्र जीव है, ठीक है। तो वो जो पर वाला है ना, सप्तमी अर्थक है हिंदी में, ठीक है। पृथिव्याम सर्वतः, तो सप्तमी अर्थक में क्या हुआ? द्वितीया हुई, ठीक है। फिर मार्गम उभयतः वृक्षः, एक मार्ग है, एक पथ है, एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर उसके वृक्ष हैं, ठीक है। तो मार्गस्य उभयतः बोलेंगे हम, नॉर्मली हमारी थिंकिंग वही रहते हैं ना, मार्ग, सड़क के दोनों ओर वृक्ष है, इस वाक्य को आपको करना है। तो आप क्या करेंगे? मार्गस्य उभयतः, तो मार्गस्य नहीं होगा, मार्गम उभयतः वृक्षः, क्योंकि उभयतः शब्द है वहां पर, उभयतः शब्द नहीं है। हाँ, दो पार्श्वे, ऐसा द्वयोः पार्श्वयोः है, ठीक है, समझ लीजिए। मार्गस्य द्वयोः पार्श्वयोः वृक्षः, तब तो मार्गस्य बोलेंगे, मार्गम द्वयोः पार्श्वयोः नहीं बोलेंगे। द्वयोः पार्श्वयोः जब यूज करते हैं तो हम मार्गस्य ही बोलेंगे, और उभयतः दिखाना यहाँ पर, देखकर वो द्वितीय आ गई है, ओके, ये हो गया। इसके बाद क्रिया विशेषणेन सह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया विशेषण कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी के नहीं है, बाकी के भी ऐसे अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि अंतरांतरेण, हमारे साथ अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, ये टक 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 करके रिदम जैसा आता है, ये सूत्र बहुत सुंदर सूत्र है, ठीक है। तो उसके इसे वो याद रखने के लिए अभितः परितः समया निकषा हा, ये पांचों के साथ, फिर अंतरांतरेण युक्त, अंतरा अंतरेण युक्त, फिर ये 7 हो गए, कुछ और भी हो गए, ठीक है। उभयतः सर्वतः, फिर ये भी जोड़ते हैं, एक कारिका है उसमें जोड़ते हैं फिर से उभयतः सर्वतः, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्रिया विशेषण पर आते हैं। व्हाट इज क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे वह, हाँ, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, तो राम के लिए सुंदर जो है वो विशेषण है। राम के बारे में कुछ बता, तो राम क्या है? नाम पद है ना, तो नाम पद के बारे में जो बोला वो नॉर्मल विशेषण है। और राम बहुत सुंदर गाता है, ठीक है, राम बहुत सुंदर गाता है, तो जो गाता है के साथ लगा है, हिंदी में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सुंदर गाता है, सुंदर है, राम सुंदर है, राम सुंदर गाता है, सुंदर में कोई अंतर नहीं है हिंदी में, पर संस्कृत में अंतर है, ठीक है। तो वो क्या होता है क्रिया विशेषण कैसे? रामः साधु भाषते, राम बहुत सही बोलता है, बोलते हैं, ठीक है, राम बहुत सही बोलता है, सह भाषते, साधु भाषते, बहुत सुंदर बोलता है, सही बोलता है, ठीक है।
तो इसका एक ये नियम है, नपुंसकलिंग और एकवचन में ही होता है। जो भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होना है वह सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में ही रहता है। ठीक है, साधु भाषते, सुखम तिष्ठति, मृदु हसति। तो ठीक है, तो कितने भी लोग हंसे, हसंती भी तो मृदु हसंती। ठीक है, तो हसती कैसे हसती, तो हसती के रिलेटेड मृदु है वहां पर, समझ गए। और तिष्ठति से रिलेटेड सुखम है वहां पर। तो वो क्रिया से जुड़कर जो हुआ वो क्रिया विशेषण हुआ, और जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो नित्य नपुंसक और एक वचन में होता है। ठीक है, ये बहुत याद रखने वाली बात है। सुखम तिष्ठति, चिरम गच्छति, चिरम तिष्ठति, मृदु हसति, ऐसे इस प्रकार जो भी। ठीक है, फिर इसके बाद हम तृतीया पर आते हैं। तृतीया विभक्ति करणम को रिप्रेजेंट करती है। करणम यानी उपकरण, जैसे मैंने बताया साधकतमम करणम। फिर वो कारक रिलेशन है, अभी बाकी सब नॉन कारक रिलेशंस है। एक है सबसे पहला सहार्थक, जो मैंने उसी पाठ में पढ़ा दिया था आप लोगों को, सहार्थक का बता दिया था, या फिर अभी बताती हूँ कि वो लक्ष्मणेन सह रामः गच्छति, रथेन रामः गच्छति। तो वहां पर वो जो डिस्पैरिटी है बस वही है। ठीक है, सहार्थक। और सहार्थ यानी केवल सह शब्द नहीं, उसके अर्थक शब्दों से, बाकी साकम, सार्धम, समम, ये सब शब्द है सह के जैसा, उनके साथ भी तृतीया ही आती है। ठीक है, लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मणेन साकम, लक्ष्मणेन सार्धम, रामः वनं गच्छति। ठीक है, तो वो एक प्रयोग स्थल है। दूसरा है हीनार्थे, निषेधार्थे, प्रयोजनार्थे। हीनार्थे यानी हीन शब्द और उसके अर्थ, हीन यानी रहित। ठीक है, वो नहीं है वहां पर। हीना यानी रहित। ठीक है, जो डिवॉइड ऑफ बोलते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। ठीक है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, जिनके पास धर्म नहीं है वो पशु के समान है। ठीक है, जो भी करना है धर्म से जानकर करना है। ठीक है, तो इसके लिए पशुत्व, तो देखो पशुभिः समानाः, वहां पर एक और तृतीया है, मैंने बताया था। समा शब्द भी है, जो सार्धम, सह, साकम, समा। ठीक है, तो उसके समान है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उसके समान है, समझ रहे हैं, उसके समान है, तो वो षष्ठी है। पशुभिः समानाः, वहां पर तृतीया है। पशूनाम समानाः क्यों नहीं, तो वो संस्कृत इडियम नहीं है। पर आप हिंदी में अनुवाद करते समय कैसे करेंगे, फिर हिंदी में तो हिंदी जैसा ही करेंगे, पर आप हिंदी से जब कर रहे होते हैं संस्कृत में, तब ये सारी परेशानियां आती है। संस्कृत से तो आप आराम से इससे पशु भी समानाः देखते, आप सोचेंगे भी नहीं, पशु के समान है, आप लिख देंगे। अरे वहां पर भी है, मुझे भी यहाँ भी वाला ही करना है ना, पशुओं से समान है मैं बोलूंगी, तो बोलेंगे आप गलत बोल रही हैं, आप हिंदी के इडियम से नहीं बोल रही हैं। पशु से समान है, पशु के समान ही सही बैठता है हिंदी में, तो दिस इज द डिफरेंस। तो कुछ अच्छा रिसर्च टॉपिक है, किसी ने किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, वेरी वंडरफुल रिसर्च टॉपिक है। विभक्तियों का जो डिफरेंसेस है, किसी को बोला भी था आप करिए बोल के, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत सिंपल भी रहेगा। इसके लिए आपको कोई बुक या कोई एरिया रिलेट ये भी नहीं, आप हिंदी जितने बुक्स के हिंदी अनुवाद अवेलेबल हैं संस्कृत के, गीता प्रेस के तो बहुत सारे आपको हिंदी संस्कृत एक साथ आपको मिल जाएंगे इकट्ठा, बहुत सारे पुराण, कई सारे वर्क्स, उनके कथाएं हैं, बहुत सारे हैं। You can just take any work which has Sanskrit and Hindi both, और पास रखिए, या फिर हिंदी से आप स्वयं संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कीजिए, संस्कृत से स्वयं आप हिंदी में अनुवाद करके प्रयास कीजिए। करते करते आपको ये सब सारी बातें आपके मन में आएंगी। यू कैन पुट ऑल दोज इन वन प्लेस, अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, और किसी भी आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। सो लॉट ऑफ डाउट्स विल बी क्लियर्ड। आपटे का जो ये है बुक, वो वैसा ही है। सो ही डिड द सेम थिंग, बहुत सारे एरियाज उन्होंने बहुत अच्छे से कंपेयर करके संस्कृत के बारे में
बहुत अच्छा लिखा है, ही राइट। इट्स कॉम्पोजिशन, वाक्य का कॉम्पोजिशन भी बहुत सुंदर, ठीक है। तो वो होने के बाद हीनार्थे, फिर निषेधार्थे, निषेध, फिर प्रयोजनार्थे, इन सभी अर्थों में तृतीया आती है, ठीक है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, धर्मेण रहिताः पशुभिः समानाः, ये भी बोल सकते हैं। फिर अंग विकारे, अंगवाचिनः, जो जैसे ये रहते हैं ना, पैर से वो लंगड़े रहते हैं, ठीक है। तो पैर से लंगड़ा है, तो वो एक पैर से लंगड़ा है, ऐसा हिंदी में भी है प्रयोग, वैसे ही संस्कृत में भी है। नेत्रेण काणः, ने आंख से काणा है और पैर से लंगड़ा है, तो पादेन खंजः, ठीक है। अक्षणा काणः नेत्रेण काणः, कर्णेन बधिरः, ठीक है। तो उसका कर्ण से वो बधिर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार एक ये वाला एक प्रयोग है, इंटरेस्टिंग है ये एरिया। तृतीया विभक्ति थोड़ी अच्छी रहती है, बेटर। फिर सूचने लक्षण बोधक शब्द, ये इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम लोग ना विद्यापीठ में पढ़ते थे, तो सर अभी आए नहीं हैं बोलते विद्यार्थी, हम लोग चलते ही रहते, क्लास में भी गए ही नहीं, तो बोलते सर नहीं आए हैं अभी तक, जल्दी मत करो। तो मैं बोलती आपको कैसे पता चला सर नहीं आए? तो बोले बाहर पार्किंग में देखो ना, गाड़ी नहीं है उनकी, ठीक है, ये बोल। फिर ठीक है, फिर रूम के पास जाते हैं, शायद आए हैं, एक बार देखते, नहीं आए हैं रे, देखो चप्पल भी नहीं है बाहर, ठीक है। तो चप्पल भी नहीं है, अंदर जाके देखते सर हैं, ठीक है। तो सर हंसते हैं कि आप लोग मेरा चप्पल देखेंगे ना कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज अंदर रख लिया, बोलते हो, ठीक है। तो हमें चप्पल देख के और फिर गाड़ी देख के पता चला है कि सर नहीं है या है। गाड़ी है तो सर है, चप्पल बाहर है तो सर अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको देख के उसका अंदाजा लगाना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट संस्कृत में तृतीया से बोलते हैं, ठीक है। तो जटाभिः तापसः उसका उदाहरण है, ठीक है। हाँ, जटाभिः तापसः, तो एक जैसे हम लोग बाहर गए, निकले, रोड पे जा रहे हैं, तो कई सारे लोग क्राफ्ट में ऐसे टोपी वोपी लगा के चल रहे, तो उनको देख के हम कुछ नहीं सोचते, नेक्स्ट कुछ मतलब अलग से नहीं हमको भावना आती है। जैसे कोई बहुत ही जैसे जटाएं हैं, एकदम लंबे लंबे बाल है, जटाएं हैं, पूरा दाढ़ी वाड़ी है, ऐसा देख के बाबा जी है, नमस्कार करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद दो बाबा जी। करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं, सबको, और आशीर्वाद महापुरुषों का लेना भी चाहिए। तो जटाएं देखकर हमको पता चला कि ये बाबा जी हैं, है ना। जटाभिः तापसः, तो जटाओं से पता चला, तो वो जटाभिः, जटा शब्द तृतीया स्त्रीलिंग है और उसका बहुवचन है, जटाभिः तापसः, उसका पता चला हमको, ठीक है। फिर इसके बाद अलम शब्द के योग से, ठीक है। अब बस करो लड़ाई वड़ाई, बंद करो लड़ाई, बस करो, हिंदी में ये प्रथमा विभक्ति है, तेलुगु में भी प्रथमा विभक्ति ही है, ठीक है। इनफ ऑफ क्वारल करके इंग्लिश में ये षष्ठी में है, पर संस्कृत में है ये तृतीया से, अलम कलहेना। आप अनुवाद कर रहे होंगे तो फिर कलह अलम लिखेंगे, है ना, आपको पता नहीं होगा तो अभी आपको पता है अलम शब्द के योग में तृतीया होती है, जिस चीज को अलम है, जिस अलम यानी बस, काफी है, रोको, स्टॉप इट, इनफ ऑफ इट, इनफ, सो इनफ ऑफ दिस न्यूसेंस, सो ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हिंदी में करेंगे तो इस न्यूसेंस का काफी है, इस न्यूसेंस का इनफ बोले तो हिंदी में शब्द भी नहीं है, बस करो ही बोलते हैं, क्या है? पर्याप्त, पर्याप्त भगिनी, पर्याप्त नहीं, नहीं नहीं पर्याप्त नहीं, पर्याप्त के साथ भी तो से नहीं आता है ना, इससे पर्याप्त है ऐसा नहीं बोलते ना, वो भी प्रथमा में ही है। पर्याप्त, दैट इनफ नहीं, पर्याप्त, हाँ 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 हाँ, आप समझी हूँ, ओके ओके, हाँ हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है, पर उसके साथ भी प्रथमा ही लग रही है। कलह बंद हो, हाँ बंद ही बोलते, बंद करो, बंद हो और बंद करो, बंद हाँ वैसा ही, होना करना वो जोड़ के बोलते हैं। तो जैसे अलम का आइडिया डायरेक्टली हिंदी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये कोशिश करती हूँ। कलह, कलहेन अलम, कलह से अलम, तो जो कलह से वाला है वो उसके बाद क्या बोले, तो वो हिंदी में नहीं बोल सकते, तो इट्स इनट्रांसलेटेबल, ठीक है। तो ये कई भाषाओं में इनट्रांसलेटेबल, तेलुगु में भी नहीं कर सकते,
सो द सेम कॉन्सेप्ट, अलम शब्द जो है बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो ये अलम है, अलम अर्थ बस है, इनफ ऑफ इट, ठीक है, तो उसको तृतीया लगती है। उसके बाद वाहनवाचकानाम, ये जो मैं वहां पर बोली थी ना, रथेना पर बोली थी ना, यही है वाचक, वाहनवाचक, ठीक है। तो जैसे गत्यर्थक धातु है, गत्यर्थक क्या है, जाने के अर्थ देने वाले धातु है, उनके जिससे जाते हैं वो गाड़ी को तृतीया होती है। और हिंदी में भी गाड़ी के द्वारा और गाड़ी से ही जाते हैं, है ना। यानेन गच्छति, नौकया गच्छति, विमानेन गच्छति, स्कूटर यानेन गच्छति, कार यानेन, बस यानेन, टैक्सी यानेन, जो भी है, ठीक है। तो वो यानेन गच्छति ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनुवाद करने के लिए कुछ डिस्कशंस आए थे, उसके बारे में इंटरेस्टिंग टॉक था वो, जस्ट आई वांटेड टू शेयर। तो ये एक अनिश्चितता आई थी संस्कृत में, जब मॉडर्न सारे शब्द भाषा में आ गए हैं, व्यवहार में आ गए हैं, पर भाषा में नहीं आए हैं। तो स्कूटर है, बस है, कार है, क्या करें इनको, कि हाउ टू पुट। अब संस्कृत को मॉडर्न बनाना है, संस्कृत को प्रयोग करना है मॉडर्निटी में, इस आधुनिकता में, तो वी हैव टू कॉइन सम वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे ट्रम्प है, ठीक है, क्लिंटन है, ऐसे शब्दों को क्या करें। दूसरे देश के लोग हैं, जॉन, इस तरह के नाम है। या फिर अभी हम वहां तक क्यों जाना, अरे हिंदी की लड़कियां रखती ना पारुल, पायल, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मधुर, ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज होती, अरे लड़कियों के नाम ना अजंत होना चाहिए ना, जैसे सविता, सविता एक्चुअली सविता भी सही शब्द नहीं है, क्योंकि सवित्र शब्द है वो ऋकारांत है और सूर्यवाचक है, वो पुल्लिंग है वो। जैसे मालती और फिर यमुना, ऐसा होना चाहिए ना। ये क्या है, पारल, पारुल, पायल, कुमकुम, ये आधा कैसे रखते हैं लड़कियों के नाम, है ना। तो वो मुझे बहुत बहुत टाइम लगा मुझे डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो इस प्रकार के नाम हुए। तो अभी मैं क्या करूं, पारुलायाः बोलूं या पारुलस्य बोलूं, कुमकुमायाः बोलूं या कुमकुमस्य बोलूं, क्या कहूं मैं। या फिर उसको ल अंत वाला बना, पारुल, जैसे मुझे षष्ठी करना तो पारुलः, ठीक है, पारुल, पारुलम, पारुला, पारुले, ऐसा बोलूं क्या, मरुत, मरुतम, मरुता, मरुते, जैसे वाक, वाचम, वाचा, वाचे, इस प्रकार बोलूं। विदेशी शब्दों तक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या करें। तो ये लोग पता है क्या बोलते हैं, वरिया लगाओ, सभी में वरिया लगाओ, बहुत आसान है, दिखता तो बड़ा आसान है पर वो आसान नहीं है, ठीक है, वो आसान नहीं है, क्योंकि हर बार वरिया तुम बोल नहीं पाते। एंड वरिया इज अ लाइक क्या कहते हैं, गौरव जी, जी जैसा है। तो हर बार क्लिंटन जी, क्लिंटन जी, ट्रम्प जी, ट्रम्प और जी। वर्या पुरुष के लिए नहीं यूज होता है सिर्फ। हाँ, नहीं, वरिया, वरिया भी बोल सकते हैं, वो अच्छा, आकारांत बोल सकते हैं, स्त्री के लिए बोल सकते हैं वरिया, एलिजाबेथ वरिया, ठीक है। इसी के बारे में हमारे तेलुगु ग्रुप में एक बार ये आया था, तब मैंने सजेस्ट किया कि जैसे तेलुगु में हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में ऊ लगाते हैं, जैसे बस है तो बस्सु, ऊ लगाते हैं। तो हमारी अजंत भाषा है, संस्कृत की तरह हमारी भी अजंत भाषा है, तो हम लोग ऊ लगा लेते हैं सारे इंग्लिश वस्तु का। जैसे बुक है तो बुक्कू, पेन है तो पेन्नू, ऐसा बोलते हैं तेलुगु में, तो वी टेक इट। तो वैसा ही हिंदी में तो चल जाता है, हिंदी का मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदी इज नॉट इन्फ्लेक्शनल। तो पेन, पेन, बुक ऐसा बोलते हैं, आप लोग आधा भी बोल लेते हैं, आपके कई सारे शब्द आधे रहते हैं अंत में, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, आपके लिए कुछ नया नहीं है, वो नया, इट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आराम से शब्द आ जाते हैं भाषा में, पर संस्कृत में नहीं जा पा रहे। तो मैंने क्या कहा, जैसे स्कूटर है तो या तो उसको स्कूटरू बनाओ, या फिर उसको स्कूटरा बनाओ, स्कूटरः, कारः, बसः, क्यों नहीं बना सकते, जब बस है तो वी कैन मेक इट बसः, बट दे आर मेकिंग इट बसुयानम, बसयानम अदरवाइज, ओके। बसयानम से हर बार आपको यानम, यानम, यानम बोल के यूज करना पड़ रहा है, ओके। सो इट्स अ लिटिल कम्बरसम। आई वुड प्रिफर, अगर मैं होती तो आई वुड हैव प्रिफर्ड डायरेक्टली यूजिंग द वर्ड्स, उन्हीं के साथ कुछ प्रत्यय लगा लो एंड स्टार्ट यूजिंग देम, दैट्स ऑल, वी कांट डू एनीथिंग। हर चीज में वी कांट डू जस्टिस टू एवरीथिंग, बट वी कैन ट्राई दैट वे, ठीक है,
ट्रम्पस्य, ट्रम्प को ट्रम्पहा बना दो, ट्रम्पस्य, हाँ ट्रम्पात, ये करो रामात जैसा, अकारांत अजंत बना दो, यूज करो, स्कूटरात, स्कूटरेण, स्कूटराय, स्कूटरस्य, इस प्रकार लगाओ, किसने मना किया? तो ये जो याना शब्द है उसके साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बार बार मैंने कोशिश की, तो मुझे कुछ बहुत अटपटा सा लगा, बट पीपल आर डूइंग इट, लेट मी यूज, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। तो अगर मैं सडनली बोलूंगी बसुना गच्छामि, तो पीपल आर कारुना गच्छामि, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। या मैं बोलूंगी कारा गच्छामि, कार को रकारांत बना दिया, कारा गच्छामि से वाचा, ठीक है, कारा, दे विल नॉट एक्सेप्ट मी। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर यू द थिंकिंग प्रोसेस। हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं होता है, एंड भाषा है, किसी के हाथ में नहीं है। तो सम पीपल हैव डिसाइडेड, जब ये पहली बार उनके पास ये समस्या आई, तो दे ट्राई टू सॉल्व इट दिस वे, दे डिड नॉट सी द लॉन्ग रन इफेक्ट्स, उसके देखे नहीं वो लोग, और दे जस्ट स्टार्टेड यूजिंग, एंड पीपल हैव स्टार्टेड पिकिंग इट अप फास्टली। सिखा रहे हैं लोग, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, एंड दे गॉट यूज्ड टू इट, दे नेवर फेल्ट एनी इनकन्वीनियंस। पर मेरे को बहुत इनकन्वीनियंस होती है। So they asked me, why don't you get with a solution? So I said, if I come with a solution, will you accept it? They won't. क्या फायदा फिर? I have to just say. अपने क्लासेस में बोल सकती हूँ, अपनी बुक्स में लिख सकती हूँ. If somebody likes it, they'll pick up. Somebody doesn't like it. So ऐसी है. तो different trials कर सकते. तो हमारे विद्यार्थी को उस चिंतन का मालूम होना चाहिए। ऐसी समस्याएं भाषा में आती है, सो वी आर ट्राइंग टू रिलेट विद द मॉडर्न। इसीलिए मैं संभाषण नहीं सिखाती, मैंने संभाषण सिखाने का दावा नहीं किया है, और कभी कोशिश भी, कभी प्रयास भी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि संभाषण में ये सारी समस्या, क्या करें इन शब्दों का, कैसे हम लोग करें। एक तो पूरे प्रत्यय याद करो, पूरे सारे के साथ रेडी रहो, सभी कारांत, इकारांत, उकारांत, अकारांत, तकारांत, जकारांत, हकारांत, एवरीथिंग यू मस्ट नो, है ना। सही बात, बहुत सुंदर इंसाइट है मैडम भगिनी बहुत सुंदर इंसाइट। इस प्रकार का चिंतन सभी लोग, हम लोग करेंगे तो वी कैन कंट्रीब्यूट। जैसे हमारे पास कुछ आइडिया आया है, दूसरे भाषा के लोग उसको क्या कर रहे हैं, कुछ प्राचीन भाषाएं हैं, उनके भाषा में ये शब्द गए तो उन्होंने क्या किया, ठीक है। सभी के घर में कंप्यूटर से, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल का तो बहुत सुंदर शब्द बना डाला, चलवाणी या चरवाणी या चरभाषिणी। वो जो वाक्य के जितने पर्यायवाची शब्द है सबको लगाना शुरू किया, चलभाषी, चलभाषिणी, हाँ, इस प्रकार का बहुत सुंदर बना दिया उसको। वो तो मुझे ठीक लगा, कुछ कुछ तो सुंदर जचते हैं, दे आर वेरी गुड when they sit with the language, they are good only when they sit, they go with the existing language। जब आके उस प्रवाह में, जैसे गंगा जी बह रही है, उसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे तो पानी मिलकर बहेगा, थोड़ा सा और कुछ तेल डालेंगे तो वो भी थोड़ी बाद मिक्स हो जाएगा। तो whatever you put, अगर आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो इट वोंट गो, उसके साथ नहीं जाएगा वो। तो इसी प्रकार से वो सॉलिड्स बनते जा रहे हैं और प्रवाह के बीच में आ जाते हैं वो। ये भाषा भी वैसी ही है। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस व्हेन वी यूज, वी ट्राई, ठीक है, कोशिश करेंगे। बट हमारी जो ये क्लासेस है, इनका तो मुख्य उद्देश्य संस्कृत से पढ़ना और संस्कृत में एक्सप्रेस करना, एंड मोस्ट ऑफ इट इज रिटन पार्ट, और समझने का पार्ट ज्यादा करेंगे। दैट्स व्हाई मैं बोलने का दावा तो मैं नहीं कर सकती, बोलवाने का या फिर सिखाने का दावा मैं नहीं कर सकती, पर आप लोग अवश्य बोलेंगे। आप कक्षा के अंत में आप सब स्वयं लिखेंगे, स्वयं बोलेंगे, और ये अपने आप आ जाएगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। स्वयं से लिखेंगे, बिना गलती के, बिना संकोच के आप लोग लिख पाएंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास, एट द एंड ऑफ दिस ईयर। दावा तो नहीं करूंगी, पर मुझे पता है ये होगा, ठीक है, मुझे विश्वास है अपने टीचिंग पर। तो यहाँ पर पाठ हमारा खत्म हो जाता है। कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, फिर एक बार रिवीजन मारते हैं आज क्या क्या किया, एक बार बता देती हूँ, फिर आप संदेह पूछिए। तो सबसे पहले हमने विभक्ति और कारक का कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रश अप किया, उसमें क्या क्या अंश होते हैं, वो रिलेटेड अंश सब समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने रैखिक विभक्ति को अलग से देखा, और प्रथमा विभक्ति में ये देखा कि उसमें ज्यादा कारकेतर अंश नहीं है, संबोधन में भी कोई कारकेतर अंश नहीं है, वो कारक है ही नहीं, संबोधन तो कारक है ही नहीं। तो कारक से समझने, संबोधन से रिलेटेड कुछ बातों को हमने कंसिडर किया। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में देखा कि ये कुछ शब्दों के योग में, या यानी ये उपपद विभक्ति है,
दिस इज द उपपद विभक्ति। उसके कुछ उदाहरण देखें। फिर ये क्रिया विशेषण के साथ लगता है, ये उपपद नहीं है, दिस इज नॉट उपपदा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्रिया विशेषण के साथ है, थोड़ा अर्थ से रिलेटेड है, इसमें अर्थ का अंश भी रखता है, इसीलिए मैंने वो किया। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये मेरा ये कारक और कारकेतर विभाग जो है विभक्ति का, ये मैंने स्वयं से किया है, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा कि मैं कौन सा खुद से पढ़ा रही हूँ, कौन सा बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको आगे जाके जब आप इस शब्द जाल को आप यूज करना प्रारंभ करेंगे ना, तो फिर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। लोग आपसे पूछेंगे आपको कहाँ से मिला, देन प्लीज टेल देम माय नेम, कि ये हमारे टीचर ने इस प्रकार पढ़ाया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, कि कारक के अंदर जो कुछ दिख रहा है वो केवल उपपद वाला ही नहीं है, कुछ और अंश भी है। तो शी वांटेड टू कवर ऑल दैट, दैट्स व्हाई शी डिड, ठीक है। उसके बाद हमने तृतीय विभक्ति का पढ़ा और उसको करण में यूज करते हैं। फिर कारकेतर में सहार्थ, हीनार्थ, येनांग विकारः, फिर इत्थम भूत लक्षण, ये वाला इत्थम भूत लक्षण सूत्र है। फिर अलम शब्द के साथ और वाहन वाचकों का ये होता है, ठीक है। ये आगे आज मैंने सोचा था पूरा करूंगी पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी भी 4 बचे हैं, नेक्स्ट वीक देखेंगे, उसके साथ फिर लेसन भी करेंगे, ठीक है। विल कम बैक टू द लेसन्स। बहुत सुंदर, धन्यवाद भगिनी। ये जो ऐसे नाम है, ट्रम्प है, जॉन है, इनका तो कुछ हो भी सकता है, पर आप सोचिए अगर वो जो वस्की उसकी जो नाम आता है, जैसे रशियन नेम है या उनका क्या हो, उनको कैसे बोलेंगे? उनका प्रायः अजंत इकारांत ही होते हैं, उनका प्रायः अजंत होते हैं। हाँ, जैसे ब्लॉट्स्की ऐसा ई रहता है ना, तो यू कैन पुट ई, पर वो दे आर नॉट रेडी टू यूज द नेम्स एज सच ना, वो नेम को नेम के रूप में नहीं ले रहे हैं, वो नेम के साथ वरिया कुछ और जोड़ के कर रहे हैं, महोदया। जी करेक्ट, हमने कभी सोचा ही नहीं। आप जब ये इंसाइट दे रही हैं तो मुझे लग रहा है ये तो बड़ा ही मतलब हास्यास्पद एक समस्या है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। कोई संदेह है तो पूछे, वरना प्रार्थना करके बंद करेंगे। धन्यवादः भगिनी। हाँ, 1 मिनट प्रार्थना करके। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम राम राम, सर्वेभ्यः रामार्पणम्। एतत् सर्वं सर्वेभ्यः राम राम राम, नमस्कारः। राम राम। धन्यवाद भगिनी, सबको नमो नमः। सबको नमो नमः। धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको, नमस्कार। राम।